आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यह दावा किया जाता है कि यदि बिना किसी बाधा के 100 वर्षों तक 2 सीजियम घड़ियों को चलने दिया जाए तो उनके समयों में केवल 0.02 सेकंड का अंतर हो सकता है। मानक घड़ी सीजियम घड़ी द्वारा 1 सेकंड के समय अंतराल को मापने में यथार्थता के लिए इसका क्या अभिप्राय है? तो पीछे हमने पढ़ा था एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे कि जो सीजियम घड़ियां होती हैं बहुत यथार्थ होती हैं, यानी बहुत एक्यूरेट नापती हैं। तो वही कह रहा है कि 100 वर्षों में केवल 0.02 सेकंड का अंतर हो सकता है। तो कह रहा है मानक सीजियम घड़ी द्वारा 1 सेकंड के समय अंतराल, मतलब 1 सेकंड का जो समय अंतराल है 0.02 सेकंड का अंतर हो रहा है समय अंतराल 100 वर्षों में। तो 1 सेकंड का कितने वर्षों में होगा? तो वही कह रहा है कि 1 सेकंड के समय अंतराल को मापने में यथार्थता के लिए इसका क्या अभिप्राय है? तो देखिए कुल समय हमको दिया गया है 100 वर्ष, तो कुल समय t = 100 ईयर होगा, यानी 100 × 365। अब देखिए हमको 1 सेकंड में निकालना है, तो ये जो है 100 साल को हम सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पर 1/4 क्यों गुणा किया नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है उसने 365 से कुछ टाइम ज़्यादा होता है, तो चौथाई हिस्सा 1 दिन का होता है, इसलिए 1/4 किया हो। वैसे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो सीधा 100 × 365, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 100 साल में 365 का गुणा कर देंगे। अब इसको हमें घंटे में बदलना है, तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 में, तो 365 में 24 का गुणा करेंगे। फिर 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में तो 24 × 60 करेंगे। फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में तो 60 × 60 करेंगे। इस तरीके से हम लोग साल को सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि हमको 1 सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो 1 सेकंड में जो है निकालना है, तो ये हमारा 100 साल में इतने सेकंड आ गए, ये जो लिखा गया है इतने सेकंड आ गए। अब समय में अंतर, अब समय अंतराल 2 घड़ियों के बीच कह रहा है 0.02 सेकंड का है, तो समय में अंतर ΔT = 0.02 सेकंड। तो 100 साल में 0.02 सेकंड का अंतर होता है, तो 1 साल में चूंकि 100 साल में 0.02 सेकंड का अंतर, इसलिए 1 साल में 0.02/100 साल, तो वही कर दिया है 1 सेकंड में तुट बराबर 0.02/100 साल। और 100 को हमने सेकंड में बदला था, तो 100 × 365 × 1/4 × 24 × 60 × 60। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे आ गया 6.34 × 10⁻⁻12 सेकेंड। अब देखिए चूंकि ये 6 10⁻⁻12 बहुत कम है, इसलिए डायरेक्ट 10⁻⁻12 सेकेंड की कोटि का हम कह सकते हैं। तो वही कह रहा था सीजियम घड़ी द्वारा 1 सेकंड समय अंतराल के मापन में यथार्थता 10⁻12 सेकंड है, एक्यूरेसी इतनी की कोटि का है, कहें ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए इसने जो 100 साल को मिनट सेकंड में बदला है, थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1/4 का गुणा नहीं किया, सीधा सीधा लिखा है 300 साल, 1 साल में 365 दिन, तो 365, 1 दिन में 24 घंटे, तो × 24, 1 घंटे में 60 मिनट, तो × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो × 60 सेकंड। तो ये हमारा पूरा 3.15 × 10⁻9 सेकंड आ गए। तो इसमें 365 सही 1/4 नहीं लिखा है,
अब हिंदी वाली बुक में लिखा है, हो सकता है 365 पूरे दिन होते हों और 1/4 और दिन होता हो, जो भी हो, हमें सिंपल भाषा में 365 का गुणा करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक सोडियम परमाणु का आमाप लगभग 2.5 एंगस्ट्रॉम है, मानते हुए उसके माध्य द्रव्यमान घनत्व का अनुमान लगाइए। कह रहा है सोडियम परमाणु है, उसका नापा गया तो नाप 2.5 एंगस्ट्रॉम आ गई। सोडियम के परमाणुीय द्रव्यमान तथा अवगाद्रो संख्या के ज्ञात मान का प्रयोग कीजिए। तो मतलब सोडियम का जो एटॉमिक मास है उसको यूज करना है, अवगाद्रो नंबर यूज करना है। इस घनत्व की क्रिस्टलीय प्रावस्था में सोडियम के घनत्व 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के साथ तुलना कीजिए। जो क्रिस्टलीय प्रावस्था में घनत्व है सोडियम का 970 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया है। तो कह रहा है जो आप निकाल रहे हैं एवरेज माध्य घनत्व यानी मीन डेंसिटी, तो उसकी इससे तुलना करना है। क्या इन दोनों घनत्वों के परिमाण की कोटि समान है? यदि हाँ तो क्यों? इसको ध्यान देना है। तो देखिए दिया है सोडियम परमाणु की त्रिज्या, आमाप कह रहा है 2.5 एंगस्ट्रॉम। तो कोई भी अगर हमारे पास अणु है तो ये गोलाकार होता है। तो मान लीजिए ये अणु इस तरह से है, तो अगर इसकी आमाप की बात करता है तो नाप मतलब सेंटर से परिधि तक की दूरी, तो यही हमारी आमाप होगी यानी त्रिज्या हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि सोडियम परमाणु की त्रिज्या R बराबर 2.5 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदल लिया तो 10⁻⁻10 का गुणा कर दिया। सोडियम परमाणु का आयतन, अब हमने बताया था कोई परमाणु गोला होता है, जैसे गोला, तो जो गोले का आयतन होता है वही परमाणु का आयतन होगा। तो सोडियम परमाणु का आयतन बराबर 4/3 πr³। अब ये आयतन निकाल क्यों रहा है? ये सोचने की बात है कि ये आयतन क्यों निकाल रहा है। तो हमें माध्य द्रव्यमान घनत्व निकालना है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आयतन की आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो निकाल रहा है। तो सोडियम परमाणु का आयतन इक्वल टू 4/3 πr³। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r की वैल्यू दिया है, इसी का क्यूब कर देंगे तो ये आ गया 65.42 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब देखिए सोडियम के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? सोडियम का 1 मोल मतलब उसका परमाणु भार और उसमें आवागाद्रो नंबर के बराबर परमाणु होंगे। तो वही कह रहा है सोडियम के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर आवागाद्रो नंबर n बराबर 6.023 × 10⁻23। अब आगे देखते हैं। सोडियम का परमाणु का आयतन बराबर सोडियम के 1 अणु का आयतन गुणे परमाणुओं की संख्या। अब देखिए सोडियम का परमाणु का आयतन कह रहा है, तो परमाणु का आयतन मतलब जितने परमाणु हैं उनका आयतन। तो एक जो सोडियम का अणु है, तो एक जो सोडियम का अणु है वो कई परमाणुओं से मान लीजिए मिलके बना होगा। तो अगर हम अब इसमें देखिए ध्यान देना है कि सोडियम के 1 परमाणु का आयतन 65.42 × 10⁻³ आ गया। अब अवगाद्रो नंबर इतना है, मतलब 1 मोल में इतने परमाणु हैं। तो अगर एक परमाणु के आयतन का गुणा कर दिया जाए तो इतने जितने परमाणु हैं सबके आयतन एक साथ आ जाएगा। तो वही देखिए एक परमाणु के आयतन में नंबर अवगाद्रो नंबर का गुणा कर दिया तो आ गया 3.94 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब, मतलब 1 मोल परमाणु का आयतन आ गया। इसी को सोडियम का एटॉमिक वॉल्यूम बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ परमाणु लिखा है, यहाँ परमाणु लिखा है। तो सोडियम के 1 परमाणु का आयतन गुणे परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। ये गलत लिखता है, इंग्लिश वर्जन वाला ज्यादा सही करता है। वो देखिए सीधा सीधा काम किया है, उसने बता दिया है कि 1 परमाणु का वॉल्यूम इतना आ जाएगा और 1 मोल का मतलब 23 ग्राम होगा, क्योंकि 23 ग्राम इसका परमाणु भार है।
सोडियम का, और उसमें नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे 6.023 × 10⁻23, तो उसने सीधा सीधा मास ऑफ 1 आइटम निकाल लिया। तो जितना परमाणु भार है उसमें आवागाद्रो नंबर का भाग दे दो तो एक परमाणु का आ जाएगा, ये पूरा भार दिया है। तो उसने मास ऑफ 1 आइटम निकाल लिया और फिर डेंसिटी ऑफ सोडियम आइटम, डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो सीधा एक आइटम का द्रव्यमान लिख दिया, नीचे घनत्व कर दिया। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ऊपर द्रव्यमान लिख दिया, नीचे आयतन पूरा लिख दिया। तो इंग्लिश वाला ज्यादा सही काम करता है। इसको देखते हैं। तो ये हमारा सोडियम का परमाणु का आयतन क्या हो जाएगा, जितना आयतन आया है उसमें जितने परमाणु हैं, कितने हैं आवागाद्रो नंबर के बराबर, उनका गुणा कर दिया तो पूरे परमाणुओं का आयतन आ गया ये। अब देखिए सोडियम के 1 मोल का द्रव्यमान, सोडियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, जिसका उसका परमाणु भार होगा। सोडियम का 23 ग्राम परमाणु भार होता है, इसको किलोग्राम में बदला तो 23 × 10⁻³ हो गया। इसलिए सोडियम का औसत घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ये आ गया, द्रव्यमान हमको इतना दिया है और पूरे परमाणुओं का आयतन इतना आ गया है, तो आयतन तो घनत्व बराबर द्रव्यमान इतना, आयतन पूरे का इतना, तो ये आ गया लगभग 5.84 × 10⁻² kg/m³। ये लगभग आ गया 584 kg/m³। क्रिस्टलीय अवस्था में सोडियम का घनत्व दिया है 970 kg/m³, यानी 9.7 × 10⁻² kg/m³। दोनों घनत्वों के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ये जो दिया है मात्रक के अलावा उसको परिमाण बोलते हैं। तो वही करा, दोनों घनत्वों के परिमाण समान कोटि के हैं, क्योंकि 10⁻² इसमें भी 10⁻² इसमें भी, क्योंकि ठोस अवस्था में अणु दृढ़ता पूर्वक परस्पर जुड़े रहते हैं। जब ठोस अवस्था होती है तो आपस में पास पास रहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए, तो इसलिए कम ज्यादा नहीं है, फर्क मतलब ज्यादा नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक फर्मी है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर है। नाभिकीय आमाप लगभग निम्नलिखित अनुभविक संबंध का पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं, R बराबर R0 a⁻⁴ यह फार्मूला दिया गया है, जहां R नाभिक की त्रिज्या है, A उसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर है, और R0 कोई स्थिरांक है जो लगभग 1.2 फर्मी के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए कि इस नियम का अर्थ है कि विभिन्न नाभिकों के लिए नाभिकीय द्रव्यमान घनत्व लगभग स्थिर है। सोडियम नाभिक के द्रव्यमान घनत्व का आकलन कीजिए। प्रश्न 27 में ज्ञात किए गए सोडियम परमाणु के माध्य द्रव्यमान घनत्व के साथ इसकी तुलना कीजिए। तो हमसे कह क्या रहा है कि नाभिकीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक फर्मी है। फर्मी से हम लंबाई नाप सकते हैं नाभिकीय पैमाने पर, मतलब न्यूक्लियस जितना छोटा है, नाभिक जितना छोटा है उस स्तर पर। क्यों? क्योंकि एक फर्मी जो है 10⁻⁻15 मीटर यानी बहुत कम को भी नाप सकता है, उसके बराबर होता है। तो नाभिकीय आमाप लगभग निम्नलिखित अनुभविक संबंध का पालन करते हैं। जो नाभिक नापे जाते हैं वो इस संबंध यानी इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। R बराबर R0 a⁻⁴ जहाँ R त्रिज्या है नाभिक की, R0 कोई कांस्टेंट है और A इसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो R0 है बता रहा है 1.2 के बराबर है। और जो रिजल्ट निकल के आएगा कह रहा है 27 में जो माध्य परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, माध्य द्रव्यमान घनत्व दिया गया है, उससे तुलना करना। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि नाभिक की त्रिज्या R बराबर R0 a⁻⁴ यह फार्मूला होता है। इसको आगे आपको याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। जहाँ R0 एक नियतांक है तथा a द्रव्यमान संख्या है। अब देखिए नाभिक का आयतन फिर उसी तरह, नाभिक गोला होता है तो जो गोले के आयतन का फार्मूला होगा वही नाभिक के आयतन का होगा। तो नाभिक का आयतन V बराबर 4/3 πr³। तो V 4/3 पाई, अब R बराबर था R0 a⁻⁴ पीछे फार्मूले में,
तो वही सीधा रख दिया, क्यूब है तो क्यूब कर दिया, तो ये आ गया 4/3 पाई r0 क्यूब a। इतना आ गया नाभिक का आयतन। अब देखिए मानव प्रति नाभिकीय कण अर्थात प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का औसत द्रव्यमान m है। हम जब किसी नाभिक का किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे हैं खोखली अवस्था में, मतलब खाली जगह पे, तो वो तौलने पे नहीं आते। इसलिए परमाणु और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उसी को परमाणु का भार मान लेते हैं। तो वही कह रहा है कि मानव प्रति नाभिकीय कण अर्थात प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का औसत द्रव्यमान m है, m मान लिया। तो कह रहा है इसलिए नाभिक का कुल द्रव्यमान m बराबर प्रति नाभिकीय कण का औसत द्रव्यमान गुणे नाभिकीय कणों की कुल संख्या। अब कितने नाभिकीय कण हैं? अगर एक का द्रव्यमान निकाल के सब, जैसे मान लो प्रोटॉन का निकालना है तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है और 100 प्रोटॉन है, तो अगर 100 का निकालना हो तो उसी एक का जो है उसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो वही कह रहा है कि जितने नाभिकीय कण हैं उनका कुल का द्रव्यमान निकालना है तो एक नाभिकीय कण का औसत द्रव्यमान निकाल के जितने हैं उनका गुणा कर दिया जाए। तो वही कह रहा है प्रति नाभिकीय कण का औसत द्रव्यमान गुणे नाभिकीय कणों की कुल संख्या। तो m इंटू a हो गया, क्योंकि a हमारा नाभिकीय कणों की कुल संख्या बता रहा है, परमाणु संख्या। इसी को परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। अब नाभिक का घनत्व, अब नाभिक का घनत्व डेल्टा इक्वल टू, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। तो नाभिक का द्रव्यमान अभी हमने m निकाला और आयतन ये ऊपर निकाल ही चुके हैं, वो वैल्यू रख दिया, तो आ गया 3m/4 पाई r0 क्यूब। a से कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3m/4 पाई r0 क्यूब हो गया। यह द्रव्यमान संख्या a से स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पर a नहीं आया, द्रव्यमान संख्या a नहीं आया, आता है नाभिक का घनत्व सभी नाभिकों के लिए नियत है। तो इसको ध्यान देना है कि यह द्रव्यमान संख्या a से मुक्त है, तो इसका मतलब नाभिक का घनत्व सभी नाभिकों के लिए नियत है, यानी कांस्टेंट है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब दिया है हमको r0 बराबर 1.2 फर्मी, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻15 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। और m बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। अब यहाँ पर इसने देखिए m जो है ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, नाभिक का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg डायरेक्ट लिख दिया है। इसको इंग्लिश वर्जन में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाउ द मास ऑफ ए न्यूक्लियाई m इज इक्वल टू इट्स मास नंबर। जो न्यूक्लियस होता है अगर उसके द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु भार। मास नंबर मतलब परमाणु भार, परमाणु क्रमांक नहीं। एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो मास नंबर मतलब परमाणु भार। तो परमाणु भार जो होता है जिसको हम भार कहते हैं, तो फार्मूला होता है परमाणु भार बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी जितना नाभिक में है वो पूरा परमाणु भार में आ जाएगा। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को इस तरह कहते हैं। परमाणु क्रमांक जो है चाहे प्रोटॉन गिन लीजिए चाहे इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं तो कक्षा से बाहर निकल के आयन बनाते हैं, निकल गए तो धनायन हो गया, कोई एक आ गया तो ऋणायन हो गया। आगे हम और डिटेल में समझेंगे। तो इसलिए परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में इसलिए वो निकल नहीं सकते। तो वही कह रहा है कि मास ऑफ है न्यूक्लियाई m, तो मास ऑफ न्यूक्लियाई m इक्वल टू मास नंबर यानी परमाणु भार AMU में, तो 1 AMU हो जाएगा। मास बराबर
परमाणु भार यानी मास नंबर गुणे AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब इस एटॉमिक मास यूनिट को केजी में बदलेंगे तो 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये चीज जब केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था तो 1 MU कितने केजी के बराबर होता है वहां हम लोग पढ़े थे, तो इसको याद करिए। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए घनत्व निकालना है तो सीधा सीधा हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमारा इतना हो जाएगा, आयतन हम पीछे निकाल चुके हैं 4/3 πr/r0³ A। वैल्यू रख देंगे तो ये kg/m³ में आंसर आ जाएगा। तो इसी को देख लेते हैं। तो देखिए इसने डायरेक्ट लिख दिया है, और A इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर A कट गए हैं द्रव्यमान में, नाभिक का द्रव्यमान Ma, यहाँ पर देखिए A रखा हुआ है कि मास जितना है एक परमाणु का उसमें एटॉमिक नंबर का गुणा कर दिया। उसी तरह जैसे नाभिक का कुल द्रव्यमान निकालना है तो यह भी हमने बताया। तो नाभिक का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर द्रव्यमान रख दिया, नीचे आयतन। सॉल्व करने पे 29 गुणे 10⁻17 किलोग्राम/m³ आ गया। क्योंकि सभी नाभिकों का घनत्व समान है, अतः सोडियम नाभिक का घनत्व, क्योंकि सबका जब समान ही है जितने भी नाभिक हैं, तो सोडियम का भी 2.29 × 10⁻17 kg/m³ हो जाएगा। अब सोडियम नाभिक का घनत्व बटे सोडियम परमाणु का घनत्व, ये नाभिक का घनत्व आ गया है अभी हमने निकाला, और परमाणु का घनत्व ये पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग जहां तक निकाले थे। क्रिस्टल अवस्था में सोडियम का घनत्व 9.7 × 10⁻2 kg/m³। तो सोडियम परमाणु का औसत घनत्व लगभग इतना आया था ये, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सोडियम नाभिक का घनत्व बटे सोडियम परमाणु का घनत्व 5.84 × 10⁻2, तो ये लगभग आ गया हमारा 3.9 × 10⁻14। तो लगभग में लिखेंगे तो 0.39 × 10⁻15। तो अब इसको ये कह देंगे कि 10⁻15 की कोटि का है। अतः नाभिकीय द्रव्यमान घनत्व परमाणु द्रव्यमान घनत्व का लगभग 10⁻15 गुना होता है, 10⁻15 गुना होता है। अतः सोडियम नाभिकीय द्रव्यमान घनत्व परमाणु द्रव्यमान घनत्व का लगभग 10⁻15 गुना होता है। मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो ज्यादा घना है, इसलिए नाभिक का घनत्व ज्यादा होता है प्रोटॉन की परमाणु की तुलना में। क्यों? क्योंकि अब परमाणु के बाहर तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, पूरा एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षा में, तो बाकी सब जगह खोखली जगह है, इसलिए परमाणु का कम है नाभिक की तुलना में। आगे देखते हैं, लेजर प्रकाश के अत्यधिक तीव्र एक वर्णी तथा एक दिश किरण पुंज का स्रोत है। जो लेजर है हमारा, इसका फुल फॉर्म आगे सब पूरा चैप्टर है वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो कह रहा है लेजर जो प्रकाश है वो अत्यधिक तीव्र है, एक वर्णी मतलब एक ही रंग है, उसमें एक ही रंग का होता है, तथा एक दिश किरण पुंज, एक ही दिशा में चलता है, पुंज का स्रोत है। लेजर के इन गुणों का लंबी दूरियों मापने में उपयोग किया जाता है। क्योंकि एक ही दिशा में चलता है, एक वर्णी है और दूर तक चला जाता है, और अत्यधिक तीव्र है, जल्दी पहुंच जाता है, तो नापने में आराम है। तो वही कह रहा है कि लेजर के इन गुणों का लंबी दूरियों मापने में उपयोग किया जाता है। लेजर को प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए पहले ही चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी परिशुद्धता के साथ ज्ञात की जा चुकी है। मतलब पहले ही हम पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी लेजर विधि से जान चुके हैं। कोई लेजर प्रकाश किरण पुंज चंद्रमा के पृष्ठ से परावर्तित होकर 2.56 सेकंड में वापस आ जाता है। मतलब वहां टकराएगा तो वापस आएगा, जैसे ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, किसी कुआं में बोलिए तो वहां नीचे आवाज जाएगी और उससे फिर लौट के हमको दोबारा सुनाई देती है। तो वही चंद्रमा में उसकी सतह से टकराई लेजर किरण, लौट के फिर पृथ्वी में आई, तो फिर से टकरा के जाने और वापस आने का समय
देखिए जाने और वापस आने का 2.56 सेकेंड में वापस आ जाता है, जाने और आने का समय मतलब। तो पृथ्वी के पड़ता है चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या कितनी है? सीधी सीधी सवाल है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। यह प्रश्न प्रतिध्वनि अर्थात परावर्तित तरंगों के ग्रहण करने पर आधारित है। अभी हमने बताया ना प्रतिध्वनि। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की त्रिज्या बराबर पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी। अब इसको हमें मानना है, हमें पृथ्वी के सेंटर से नहीं नापना। वो बता रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की त्रिज्या का मतलब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, इसी को त्रिज्या मान लिया जाएगा। मतलब पृथ्वी के साइज से मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, अब ये इसी के चारों ओर चल रहा है, तो यहाँ खड़े हैं तो इसी दूरी को कह रहा है त्रिज्या मान लेंगे, इसके सेंटर से नहीं। या मानेंगे भी तो अभी क्वेश्चन किया जा रहा है, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसको। तो देखिए लेजर पुंज के चंद्रमा की सतह से परिवर्तित होकर वापस आने में लगा समय t बराबर 2.56 सेकेंड, ये हो गया। अब लेजर पुंज द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल t बराबर t/2 इक्वल टू 2.56 अपॉन 2 बराबर 1.28 सेकेंड। देखिए यहां से जब लेजर गई चंद्रमा तक गई तो जो समय लगा, फिर लौटी, मतलब जाने और आने का दोगुना समय है, जाने और आने का दोनों का। तो अगर जाने का समय निकाला जाए तो जितना है उसका आधा कर दिया जाए, क्योंकि जितना जाने में समय लगेगा उतना आने में। मान लीजिए हम अपने घर से स्कूल तक जाते हैं 1 घंटे में, तो लौटेंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा, यानी 2 घंटे में हम अपने स्कूल जाएंगे फिर लौट के आएंगे। तो कोई अगर हमसे पूछे कि तुम अपने स्कूल जाने में कितना समय लेते हो, तो जाने और घर लौटने में 2 घंटा लग रहा है, और आने जाने का समय अगर बराबर है तो जाने जाने में 1 घंटा तो लगेगा, तो वही आधा कर दिया, 1.28 सेकेंड हो गया। अब लेजर पुंज की चाल, अब जाहिर सी बात है कि प्रकाश है लेजर, तो जो प्रकाश की चाल होगी वही इसकी चाल होगी। तो प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल c है समय t है, तो दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय कर दिया। चाल हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और टाइम 1.28 सेकेंड है। इसको कैलकुलेट किया तो आ गया 3.84 × 10⁻15 5 किलोमीटर। इसलिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या भी हमारी इतनी ही हो जाएगी, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, क्योंकि उसको जाने में पृथ्वी से चंद्रमा तक लगता है, और उसने पहले ही बता दिया कि चंद्रमा से पृथ्वी का जहां पर हम है उसी को त्रिज्या मान लेंगे, तो यही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन बचे हैं, अब अभी यहीं तक, फिर देखते हैं अगले लेक्चर में।